हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी। द करंट अफेयर शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज के कुछ आर्टिकल्स के बारे में समझ लेते हैं। आज पहला आर्टिकल है लोकसभा स्पीकर के बारे में। कल लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ जिसमें ओम बिरला ने दोबारा से अपना टर्म हासिल किया। उनका सेकेंड टर्म है, मतलब दूसरी बार वो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। और उन्होंने इमरजेंसी के बारे में कुछ बातें बताई, कुछ बातें पढ़ी, जिसको हम बोलते हैं इमरजेंसी रेजोल्यूशन। उसके बारे में बातचीत करेंगे। दूसरा आर्टिकल है भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी जो है वो साउथ इंडिया में बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहां पर खोला गया है। तीसरा आर्टिकल है नाटो ने अपना अगला मुखिया जो है डच पीएम मतलब हालैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट को जो है बनाया है। और चौथा आर्टिकल है रेडियो एक्टिव जो इम्प्लांटेशन है, खास करके राइनोसिरोस। ठीक है। राइनोसिरोस के जो हॉर्न्स होते हैं, जो सींग होती है, उसमें जो है रेडियो एक्टिव इम्प्लांट किया जाएगा, जिससे कि ये फायदा होगा कि उनकी बहुत ज्यादा पोचिंग होती है, मतलब शिकार उनका होता है, उनकी सींगें जो है इस्तेमाल की जाती है, खास करके एशिया के बाजारों में उनका यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने में। तो उसको रोकने के लिए रेडियो एक्टिव इम्प्लांटेशन किया जाएगा, जिससे कि हम पता लगा सके कि जो राइनोसिरोस है या उसकी जो सींग है वो इस समय कहाँ है, मतलब कि उनकी जो एक प्रकार से इससे उनका प्रोटेक्शन होगा, उनका कंजर्वेशन होगा। ठीक है। तो चलिए पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहले आर्टिकल में यह बताया गया है कि लोकसभा में कल जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के बाद ओम बिरला जी वापस जो है लोकसभा अध्यक्ष बने। उसके बाद उन्होंने एक 1975 का इमरजेंसी रेजोल्यूशन पढ़ा। ठीक है। और इस रेजोल्यूशन के पढ़ते हुए, इसको रीड करते हुए, कांग्रेस ने काफी भारी विरोध किया। लेकिन अगर हम सच में इमरजेंसी 1975 के बारे में बातचीत करें तो ये भारत के डेमोक्रेसी का एक काला अध्याय माना जाएगा। और ये तानाशाही का भी एक बड़ा प्रतीक माना जाएगा कि बिना मंत्रिपरिषद, बिना कैबिनेट की सलाह पर किस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने जो है इमरजेंसी लगाई थी, और उसका कोई विशेष कारण भी नहीं था। और उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि ये हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत संदेश जो है देता है, खास करके डेमोक्रेसी के बारे में। इस तरीके की डेमोक्रेसी जो है वो कभी भी जो है सस्टेन नहीं कर सकती। जैसे एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि संविधान तो हर देश में पाया जाता है, परंतु संविधानवाद हर देश में नहीं। मतलब संविधान हर देश में है और संविधान से ही सरकार चलाई जाती है। उससे ही जो है सरकारें अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं, और संविधान से ही शक्ति सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाया जाता है, सीमा आरोपित की जाती है। ये तो हर देश में संविधान है, परंतु उसी संविधान के अनुसार चलने वाली सरकारें हर देश में नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि संविधान हर देश में है, परंतु संविधानवाद हर देश में नहीं है। ठीक है। तो ये जो इमरजेंसी का प्रोविजन था, उसके बारे में उसका इतिहास थोड़ा समझ लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है उसकी। ठीक है। उसकी जो हिस्ट्री है, ये 25 जून 1975 को जो है 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई। ठीक है, भारत पर 25 जून 1975 को। और ये इमरजेंसी थी नेशनल इमरजेंसी, जो कि अनुच्छेद 352 के थ्रू जो है लगती है। और इसका जो घोषणा है, इसका प्रोक्लेमेशन जो है वो प्रेसिडेंट देता है। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करते हैं, इसके एक पूरा कालक्रम देखते हैं किस तरीके से ये लागू हुई। जनवरी 1966 में क्या होता है, इंदिरा गांधी जी जो है प्राइम मिनिस्टर बनकर आती हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री बनती हैं। नवंबर 1969 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी जी जो है उन्होंने अनुशासनहीनता दिखाई, और इसकी वजह से उनको कांग्रेस से निकाल दिया गया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट किया। 1973-75 का जो समय था, उस समय जो है राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई थी भारत में। खास करके इंदिरा गांधी के द्वारा जो सरकार बनाई गई थी, उस सरकार की मुखिया इंदिरा गांधी थी, तो उनके खिलाफ ही ये राजनीतिक जो है विद्रोह एक प्रकार से पनपा था। 1971 में राजनारायण साहब, जो कि विरोधी थे इंदिरा गांधी के, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक जो है केस जो लॉन्च कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को गिल्टी प्राप्त किया, अपराधी माना। और उन्होंने कहा कि उन्होंने इलेक्टोरल कैंपेनिंग की है, और वो इलेक्टोरल कैंपेनिंग जो है एक प्रकार से फ्रॉड करती है, इलेक्टोरल फ्रॉड उसको कहते हैं। और जून 24 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो उनको संसद की विशेषाधिकार मिलते हैं वो अब इंदिरा गांधी पर लागू नहीं होंगे। और इंदिरा गांधी को जो है
कुल प्रकार से उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और एज ए प्राइम मिनिस्टर भी वो आगे अपना काम नहीं बढ़ा सकती थी, क्योंकि उनके जो चुनाव हुए थे उन चुनावों में भारी धांधली हुई थी, बहुत बड़े स्तर पर फ्रॉड हुआ था। उन सारे फ्रॉडों को देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको आगे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। फिर जून 25 1975 डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो उस समय के थे फखरुद्दीन अली अहमद जी, उन्होंने जो है डिक्लेरेशन किया प्रेसिडेंट का। हालांकि उन्होंने ये अपने मन से नहीं किया था, उसमें भी इंदिरा गांधी जी ने ही कहा था कि मंत्रिपरिषद की ऑलरेडी हम लोग जो है सिग्नेचर ले चुके हैं, उनकी सलाह ले चुके हैं, आप जो है क्या करते हैं, आप इमरजेंसी लगा दीजिए। ठीक है, ये पूरा मामला है। आगे देखते हैं। 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया रेडियो पर कहा कि ये जो इमरजेंसी लगाई गई है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि ये इमरजेंसी इसलिए लगाई गई है जिससे कि देश में कुछ विद्रोही तत्व हैं जो कि एक बड़ी साजिश रच रहे हैं सरकार के खिलाफ, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके विद्रोह को दबाने के लिए इस इमरजेंसी को लगाया गया है। फिर सितंबर 1976 में संजय गांधी एक बहुत ही घिनौना और बहुत ही अलोकतांत्रिक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मास फोर्स्ड स्टरलाइजेशन। मतलब पुरुषों को जबरदस्ती पकड़कर जो है उनको स्टरलाइज किया जा सकता है, मतलब आगे वो अपनी संतति पैदा करने में सफल नहीं होंगे या असमर्थ हो जाएंगे, इसी को बोलते हैं स्टरलाइजेशन। एक प्रकार से उनकी जो जनन क्षमता है, जनन क्षमता उसको समाप्त कर देना। ठीक है, ये बहुत ही बुरा काम था। अगर आपको जनसंख्या नियंत्रण करना है, अगर आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, तो उसके और भी सारे तरीके हैं, ये तरीका बिल्कुल भी जायज नहीं है और इसको किसी भी प्रकार से सही ठहराना उचित नहीं होगा। फिर जून 18 1977 को क्या होता है, इंदिरा गांधी जी ने फ्रेश इलेक्शंस के लिए कॉलिंग की, मतलब घोषणा की कि अब नए चुनाव होंगे और जितने भी राजनीतिक बंदी थे, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, उनको छोड़ दिया गया। ठीक है, आगे देखिए। मार्च 21 को जो है ऑफिशियली 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी जो है खत्म कर दिया गया। ठीक है, इमरजेंसी को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये पूरा आपका मामला है। अब अगर हम ये देखें कि जिस समय इमरजेंसी लागू हुई उसके आसपास कौन सी परिस्थितियां विद्यमान थी, अगर आप ध्यान से देखें तो इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी जी ने जो इमरजेंसी इंपोज किया था भारत पर, उसके पीछे भी कुछ बड़े महत्वपूर्ण कारण थे। हालांकि वो कारण जो है डेमोक्रेटिक थे, उसमें ऐसा नहीं था कि उसके लिए इमरजेंसी लगाना पड़े। उसमें सबसे बड़ा कारण था कि उस समय कुछ मूवमेंट्स भारत में चल रहे थे, जैसे कि गुजरात में नवनिर्माण एजाइटेशन चल रहा था, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जो है वो बिहार में चल रहा था, और जॉर्ज फर्नांडिस साहब का रेलवे स्ट्राइक चल रही थी। ये सारे जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं ने कहीं ना कहीं और भी ज्यादा असर किया, और उसके साथ एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट आ गया, उसमें इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था उसको जब नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया, मतलब कि अवैध घोषित कर दिया गया, तो उसने जो है पूरे भारत में, पूरे देश में इनस्टेबिलिटी, मतलब अस्थाई और अनरेस्ट, मतलब असंतोष का माहौल पैदा कर दिया, और ये इमरजेंसी को लगाने में बड़ा इसने योगदान किया। ठीक है, अब हुआ क्या, 1975 की जो इमरजेंसी थी उसमें ये कहा गया कि इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही, ये बहुत बड़े विवाद का कारण रही कि अगर इमरजेंसी आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो उसमें इमरजेंसी का क्या काम है। ठीक है, इसमें कुछ चीजें बड़ी भयावह हुई, जैसे फोर्स्ड स्टरलाइजेशन, जैसे कि संजय गांधी जी ने क्या किया, ये जबरदस्ती पुरुषों का जो है नसबंदी, या उसको आप स्टरलाइजेशन बोलते हैं, ऐसा किया गया, और ये मनमानापन था कहीं ना कहीं। और गरीबी हटाओ प्रोग्राम, एक जो है गरीबी हटाओ या गरीबी खत्म करो प्रोग्राम इंदिरा गांधी जी का था, उसमें क्या हुआ, उसमें स्लम क्लियरेंस प्रोग्राम चालू कर दिए गए। जैसे मान लीजिए बस्तियां होती हैं, जो मलिन बस्तियां होती हैं, उनको जबरदस्ती हटाया जाने लगा। अच्छा, ये अलग तरीके का जो है, अलग तरीके का प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें क्या है, आप या तो एक काम ये कर सकते हैं कि गरीबी हटाओ, ठीक है, तो गरीबी हटाओ में या तो गरीबी खत्म करिए। ठीक है, गरीबी हटाओ में क्या किया जाता है, गरीबी समाप्त की जाती है, लेकिन उस समय जो सरकार थी उसने गरीबी समाप्त करने के बजाय गरीबों को समाप्त करने का निश्चय किया। ठीक है, तो ये भी जो है
आपातकाल का ही एक पार्ट था कि मतलब ये सारे प्रोग्राम अगर लॉन्च करने हैं तो जनरल 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 मतलब सामान्य अवस्थिति में ये सब नहीं हो सकते, इसके लिए आपको इमरजेंसी लगानी ही पड़ेगी। हालांकि ये सारा जो काम हुआ उसके बाद समझ में आया, इंदिरा गांधी को खुद रियलाइज हुआ ये जो भी हो गया है ये बहुत ही खतरनाक हुआ और इसका परिणाम जो है बड़ा बुरा हो सकता है। उसके बाद अंततः जो है 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी समाप्त करनी पड़ी और ये भारत के महत्वपूर्ण मतलब वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर्स इन इंडियाज हिस्ट्री, भारत की स्वतंत्रता के बाद के इतिहास के सबसे काले अध्याय में से एक माना जाएगा इसको, ठीक है। और इसमें जो है इंदिरा गांधी जी का जो है बड़ी इनकी आलोचना हुई, ठीक है। इनका जो एक स्तर था पूरी दुनिया भर में उसमें बहुत डिक्लाइन हुआ, इनकी बहुत बुराई हुई पूरे विश्व स्तर पर, ठीक है। अब चलिए अगले आर्टिकल पर चलते हैं। अगला आर्टिकल है भारत का सबसे बड़ा लेपर्ड सफारी जो है वो बनरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में जो है खुल गया है, ठीक है। और इसको इनॉग्रेट कौन किया है? इसको इनॉग्रेट किया कर्नाटका इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है ईश्वर खांडे साहब, उन्होंने बुधवार को इनॉग्रेट किया, ठीक है। सेंट्रल जू अथॉरिटी जो होती है वो गाइडलाइंस बताती है किस तरीके से नेशनल पार्क वगैरह कैसे बनेंगे। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी जो है उसकी गाइडलाइंस के अनुसार अगर सफारी खोलनी है और सफारी को खोलना है, ओपन करना है, तो उसके लिए 20 हेक्टेयर का जो क्षेत्र होता है उसको डिमार्केशन करना पड़ेगा, उसको मतलब घेरना पड़ेगा तकरीबन 20 हेक्टेयर का क्षेत्र। और जिसमें क्या किया गया, 8 तेंदुओं को जो है उसमें छोड़ा गया है, ठीक है। और पार्क के जो अधिकारी हैं उनके अनुसार ये जो बनरघट्टा नेशनल पार्क है, बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ये बहुत ही अच्छी जगह है लेपर्ड के लिए, ठीक है। खास करके जो पैंथेरा पार्डस, इनका ये बायोलॉजिकल नाम है, इसको साइंटिफिक नेम बोलते हैं पैंथेरा पार्डस, ये जो लेपर्ड्स हैं, ठीक है, इनके लिए बहुत अच्छा स्थान है और इनको जो है बहुत बढ़िया इनको यहाँ पर वो प्रिजर्व किया सॉरी कंजर्व किया जा सकता है, बहुत अच्छे से इनका जो है संरक्षण हो सकता है, ठीक है। और ये जो पूरा मुद्दा है, जो पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है उसको तकरीबन 4.5 करोड़ के बजट पे बनाया गया है, ठीक है। और ये ऐसी जगहों पर है, ऐसी जगह पर बनाया गया है जहां पर जो है ये तेंदुओं के लिए काफी महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा साबित हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बन्नरघट्टा नेशनल पार्क जो है उसके बारे में समझते हैं। बन्नरघट्टा नेशनल पार्क जो है ये बेंगलुरु के पास जो है अवस्थित है, कर्नाटका में, ठीक है। और वहां पर अनेकल रेंज जो है, अनेकल की पहाड़ियां जो है उसी के आसपास में इसको अवस्थित किया गया है और ये नेशनल पार्क कब घोषित किया गया, 1974 में जो है बन्नरघट्टा नेशनल पार्क जो है बना। और 2002 में ये क्या था कि ये बायोलॉजिकल रिजर्व भी बना दिया गया, ठीक है। बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, इसके बाद से इसका नाम क्या हो गया, बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। और ये पहला बायोलॉजिकल पार्क भारत में ऐसा है जो कि एक मतलब घेरी हुई फॉरेस्टेड जंगली जो है हाथियों के लिए सेंचुरी भी ये बना, ऐसा भारत का पहला बायोलॉजिकल पार्क है जो कि हाथियों की सेंचुरी के लिए इसने अच्छे से घेराई की, ठीक है। घेराई मतलब फेंस, दीवार बनाई गई, ठीक है। फिर क्या हुआ 2006 में, ये भारत का पहला फर्स्ट बटरफ्लाई इंक्लोजर वाज इनॉग्रेटेड एट द पार्क, मतलब इस पार्क में पहला बटरफ्लाई इंक्लोजर जो है उसको इनॉग्रेट किया गया, उसको शुरू किया गया। और इसकी जो नदी है उसको हम बोलते हैं स्वर्णमुखी स्ट्रीम, मतलब स्वर्णमुखी जो नदी है उसकी धाराओं से ये इसका जो मेन सोर्स ऑफ वाटर क्या है वो है स्वर्णमुखी जो है नदी, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण पार्क इसका जो वाटर है, इसका जो स्ट्रीम है, ये पूरे नेशनल पार्क में जो है फैलता है और यही वहाँ के जो जीव हैं उनको जीवित रखने में, उनको सर्वाइव करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अब नेशनल पार्क क्या होता है ये भी समझ लीजिए। नेशनल पार्क जो होते हैं इनको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जो कि सरकार के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, मतलब इसके जो प्राकृतिक संसाधन है, इसका जो प्राकृतिक पूरा वातावरण है, यहाँ के पौधे और यहाँ के एनिमल्स, उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए खास करके जो कि पब्लिक विजिट से इनको दूर रखा जाए, मतलब यहाँ पर पब्लिक विजिट नहीं हो सकती है, ठीक है, बिना परमिशन के, इसी को हम बोलते हैं नेशनल पार्क। अब इस मैप में आप देख सकते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क के बारे में दिखाया गया है, जैसे कि हेमिस हाई एल्टीट्यूड, ये डेजर्ट नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, सरिस्का नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है,
रणथंभौर जो है ये भी राजस्थान में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ सतपुड़ा, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, ठीक है, वन विहार भोपाल जू, ये सारे नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश के हैं। अगर हम गुजरात की बात करेंगे तो यहाँ पर लिटिल रण ऑफ कच्छ, गिर, ये सब क्या है, और ये वेलावरार जो नेशनल पार्क है ये भी जो है कहाँ पर स्थित है, ये है गुजरात में, ठीक है। तो बहुत सारे इस मैप का आप इस्तेमाल करके भारत के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। अगर हम आगे देखें तो ये जो इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है ये भी आपको आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में जो है दिखाई पड़ सकता है, ठीक है। चलिए अब अगले आर्टिकल पर चलते हैं। नाटो नाटो ने जो अपना अगला मुखिया जो है वो डच पीएम मार्क रूट को जो है बनाया हुआ है, ठीक है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि नाटो जो है इस समय 32 देशों के साथ मिलकर नाटो को बनाया गया। हालांकि इसके जो मुखिया जो मेन ऑर्गेन्स थे, मतलब जब शुरू में नाटो बनाया गया तो उस टाइम पर केवल 12 सदस्य ही थे, लेकिन ये संख्या अब बढ़कर 32 तक पहुंच चुकी है। तो इसकी जो मुखिया है नाटो जो है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो मुखिया हैं, अगले मुखिया, वो किसको तय किया गया है, ये डच प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट को बनाया गया है, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो नाटो है ये क्यों बनाया गया और इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, मतलब कि बहुत अंतर सरकारी पैनल है ये, या अंतर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अंतर सरकारी पैनल है, मतलब बहुत सारे देशों के साथ मिलकर बना हुआ है। और इसको जो है 1949 में बनाया गया था, अभी ध्यान रखिएगा 1949 में बनाया गया था। और इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था, मतलब मेन इसका जो गोल था वो था कलेक्टिव डिफेंस, मतलब सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा किसके खिलाफ, खास करके सोवियत नेशन के खिलाफ, जो रूस है। अभी तो रूस अलग हो चुका है, नहीं तो 1991 से पहले जो है सोवियत संघ हुआ करता था, ठीक है। सोवियत संघ हुआ करता था और सोवियत संघ के खिलाफ अपने को सुरक्षित करने के लिए खास करके अमेरिका ने इस संगठन का गठन किया है, ठीक है। और ये किस टाइम पर बना था, ये शीत युद्ध के समय बना था, मतलब कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बट गई। एक तरफ अमेरिका था, ठीक है, एक तरफ कौन था, एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ था रूस, ठीक है। तो अमेरिका रूस आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे और वो लड़ाई दिख नहीं रही थी। तो ऐसी लड़ाई जो दिखाई ना पड़े, मतलब बहुत स्लोली स्लोली लड़ाई हो, या विचारधारात्मक युद्ध जो जिसको आप बोल सकते हैं विचारधारात्मक युद्ध, उसी को हम अक्सर बोलते हैं शीत युद्ध, ठीक है। इसमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं होता है, इसको बोलते हैं शीत युद्ध, ठीक है। तो शीत युद्ध जब चल रहा था तो नाटो का गठन हुआ, नाटो का गठन किया खास करके अमेरिका ने सोवियत संघ के विरुद्ध अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है। इसकी एक बड़ी अजीब कहानी है कि नाटो के जो देश होते हैं उसमें ये रूल है कि अगर नाटो के किसी भी देश पर आक्रमण होता है तो ये सभी देशों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा, मतलब नाटो के जितने भी सदस्य हैं उन सारे सदस्यों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसीलिए इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, ठीक है। इसको 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया था, ठीक है। और ये ट्रीटी जो है कहां पर साइन हुई थी, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। और उस समय 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, इसके 12 देश थे जिन्होंने इस ट्रीटी पर साइन किया था, ठीक है। और ये कोल्ड वार के दौरान बनाया गया था, मैंने आपको अभी बताया कि कोल्ड वार के दौरान ही इसको बनाया गया। और खास करके सोवियत विस्तारवाद, ठीक है, सोवियत विस्तारवाद मतलब सोवियत संघ जो है वो अपनी राजनीतिक जो सीमाएं हैं उसको बढ़ाने पर लगा हुआ था, तो उसके खिलाफ नाटो का गठन हुआ था। खास करके यूनाइटेड स्टेट के जो सपोर्टिव कंट्रीज थी उन्हीं को मिलाकर इनको बनाया गया। और उनके जो यूरोपियन एलाइज थे, मतलब यूरोपियन साथी जो थे, अमेरिका के यूरोपियन साथी, यूरोपियन देश, उनको मिलकर जो है नाटो को बनाया गया, ठीक है। और धीरे धीरे आगे करके ये भी देखा गया कि नाटो के जो ओरिजिनल मेंबर्स थे उनमें भी बहुत बढ़ोतरी हुई। ओरिजिनल मेंबर तो 12 थे, जिसमें बेल्जियम था, कनाडा था, डेनमार्क था, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, ठीक है, और नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, ये 12 देश थे। हालांकि अभी इनकी संख्या बढ़कर 32 हो चुकी है, ठीक है। अभी 32 मेंबर्स हैं टोटल नाटो के, ठीक है। तो इनका मेन उद्देश्य क्या था, इनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था
कि ये रूस का जो विस्तारवादी नीति थी उस पर एक प्रकार से प्रतिबंध है, या उस पर एक प्रकार से उससे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए नाटो का गठन किया गया। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव इम्प्लांटेशन के बारे में इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण बात ये बताई गई है, इसमें ये कहा गया है कि ट्यूसडे को क्या हुआ, जो साउथ अफ्रीकन वैज्ञानिक है उन्होंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो जीवित राइनोसिरोस के हॉर्न्स में, उनके सींग में इंजेक्ट किया, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि बॉर्डर पर जो राइनोसिरोस है, जो बॉर्डर पर, या जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो एक देश है और ये दूसरा देश है, तो मान लो ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में जो राइनोसिरोस है, ठीक है, राइनोसिरोस जिनको आप गैंडा बोलते हैं, ठीक है, राइनोसिरोस जो होते हैं उनको जो है आप क्या कहते हैं, जब उनकी सींग को आप, उनकी सींग का व्यापार करके एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो बॉर्डर पर चेकिंग होती है ना, तो बॉर्डर पर जब चेकिंग होगी तो जब इनके राइनोसोरस की सींग में जब रेडियो एक्टिव मटेरियल इंजेक्ट हुआ रहेगा तो वहां पर इसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा, इसको पकड़ लिया जाएगा, जिससे कि इनका जो व्यापार है, जो कि मेडिकल दवाओं को बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल मेडिसिन बनाने के लिए इनके सींग का इस्तेमाल किया जाता है, वो जो व्यापार है उस पर रोक लग जाएगी, उस पर बहुत जल्दी ही रोक लग जाएगी। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि जो साउथ अफ्रीका है वहां पर दुनिया के अधिकतम राइनोसिरोस पाए जाते हैं, और यहाँ पर इनकी जो पोचिंग है, इनकी ट्रैफिकिंग, खास करके इनका शिकार होता है, इनका ये सींग के लिए इनका शिकार किया जाता है, और इनका सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ है, एशिया में। ठीक है, वहां पर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है, खास करके थेराप्यूटिक इफेक्ट को कम करने के लिए, मतलब किसी रोग को खत्म करने के लिए जिन दवाओं का यूज किया जाता है उनको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक मेडिसिन। तो इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है, तो वहां पर इसका बहुत भारी मात्रा में बचाव किया जा सकता है, और दुनिया भर में जो राइनोसिरोस की संख्या है वो बहुत तेजी से घट रही है, तो उस पर भी एक प्रकार से कंट्रोल जो है किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का जो आर्टिकल है, आज के आर्टिकल में बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यूपीएससी और यूपीपीएससी का जो करंट अफेयर है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, और उस पूरे एग्जाम में जो करंट अफेयर का जो पूरा वैल्यू है वो वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तकरीबन 20 से 22 सवाल तो निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, और ये बहुत बड़ी संख्या है। अगर करंट अफेयर पर आपकी पकड़ अच्छे से हो जाए तो आप एग्जाम को क्वालिफाई करने में और आपको आसानी हो सकती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और उन लोगों तक शेयर करिए जो यूपीएससी यूपीएससी की तैयारी वगैरह सब कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।